हेलो एवरीवन। सो देखिए जेईई 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड काफ़ी सारे बच्चों ने बहुत सारी क्वेरीज पूछी हैं और उन्हीं में से जो सबसे ज़्यादा बच्चों ने सिमिलर क्वेश्चंस पूछे हैं उनको मैंने सेग्रीगेट किया है और उन्हीं की इस वीडियो में आंसर करने वाला हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड बच्चों ने सवाल पूछे हैं। उसके बाद में 10th और 12th के एकेडमिक डिटेल से रिलेटेड सवाल पूछे हैं बच्चों ने। एंड उसके बाद में स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, डोमिसाइल और एग्जाम सेंटर वगैरह से रिलेटेड, और फिर करेक्शन, कुछ बच्चे अभी गलतियां भी कर दिए फॉर्म में। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके मैं इस वीडियो में आंसर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो इस वीडियो में डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि किस तरह से अभी आपको देखिए ये डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं या डिटेल सबमिट करनी है अपनी जेईई मेन के एप्लीकेशन फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए बात कर लेते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट में देखिए जो बच्चे ओबीसी, एनसीएल, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको सर्टिफिकेट देखिए एवरी ईयर नया बनवाना पड़ता है। जो एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं उनको सर्टिफिकेट नहीं बनवाना होता है। उनके पास अगर पहले से बना हुआ है तो वो चल जाएगा और नहीं बना हुआ है तो वो बनवा सकते। ठीक है, अब इसमें आता है कि फॉर्मेट क्या होता है। तो देखिए जो ओबीसी, एनसीएल कैटेगरी से बच्चे बिलोंग करते हैं उनका देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में ही बच्चों को बनवाना पड़ता है। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कोई फॉर्मेट नहीं होता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट नहीं होता है। इनका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया का एक फॉर्मेट होता है, उसी को आपको बनवाना होता है। और एससी एसटी कैटेगरी का जो सिंपल फॉर्मेट होता है आप उसी को बनवा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार आप यहाँ पे कि किस तरह के फॉर्मेट चाहिए होते हैं। देखिए ये हमारा जेईई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का वीडियो है। इसके डिस्क्रिप्शन में जो आप यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए हमने ये सारे फॉर्मेट यहाँ पे लगा रखे हैं। ठीक है, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए ये सारे फॉर्मेट मैंने जितने भी कैटेगरी सर्टिफिकेट के उस वीडियो में लगा रखे हैं। ठीक है, तो जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी है उसका देखिए जो फॉर्मेट आपको बनवाना, मतलब जो फॉर्मेट आपको चाहिए, जिस फॉर्मेट में आपको बनवाना है मतलब सर्टिफिकेट, वो ये फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट जो है आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना है। यहाँ पे देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अंडर द गवर्नमेंट इंडिया ये लिखा हुआ है। कई लोगों के यहाँ पे लिखता है अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरह से कुछ। वो बच्चे भी काफी कंफ्यूज होते हैं बट वो भी चल जाता है, इसमें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो चल जाता है। ठीक है, कि आपका एग्जैक्ट सेम ही फॉर्मेट होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं, चल जाता है। ठीक है, ये तो हो गई ओबीसी के लिए। अब जैसे कई बच्चों के पास में भी सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको डिक्लेरेशन फॉर्म लगाना है। तो डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म है। ठीक है, इस डिक्लेरेशन फॉर्म को जो है आप यहाँ पे प्रिंट आउट निकालें, फिर इसमें डिटेल ये फिल करें आप। ठीक है, फिल करने के बाद में कई बच्चों के यहाँ पे क्या सवाल आता है कि सर यहाँ पे नेम किसका लिखना है। तो यहाँ पे यार जो फादर मदर का नेम है या गार्जियन नेम है वो लिख दो, तुम्हारे नेम तो यहाँ आ ही जाता है, और यहाँ पे खुद के साइन कर दो। ये चीजें कुछ बच्चों ने मेरे से ज्यादा पूछी। ठीक है, और इसको सबमिट कर दो। ठीक है, कई बच्चों ने तो ये पूछा कि यहाँ पे सर वो एप्लीकेशन नंबर कब आएगा। फॉर्म को आधा फिल कर लो तो अपने आप ही एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, फिर इसको फिल करके स्कैन करके सबमिट कर दो। ठीक है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया। अच्छा, ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट क्या होता है, ये ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट है। अब ये न तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, ये सिंपल फॉर्मेट है। इसको कोई, ठीक है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट वाले ही बनाते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि भैया आपकी 8 लाख से जो है फैमिली इनकम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये 4 पॉइंट और दिए गए हैं इसमें। ठीक है, इसको आप फुलफिल करते हैं तो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ जाएंगे। ये आपको बनवाना है। ठीक है, अभी आपके पास नहीं है तो इसका भी एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म है सिंपल सेम। ठीक है, इसको भी आपको जैसे ओबीसी का डिक्लेरेशन फॉर्म लगाना है वैसे इसको लगाना है। ठीक है, ये फॉर्मेट है। एससी एसटी का फॉर्मेट कहाँ, ये वाला रहा। ठीक है, तो अगर आप एससी एसटी के बच्चों के पास में अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ तो इस तरह का बनवा लें और सबमिट कर दें। ठीक है, तो ये तो हो गई फॉर्मेट की बात। अब इसमें जैसे कई सारे बच्चों ने पूछा है कि सर न्यू कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना है या पुराना चल जाएगा, या पुराना अपलोड कर दिया। तो देखिए जिन बच्चों के पास में पहले से बना हुआ है 1 साल पहले का, तो वो लगा दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नया तो आपको बनवाना पड़ेगा, 1 अप्रैल के बाद में बनवाना पड़ेगा, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे वो 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ सर्टिफिकेट ही वैलिड मानते हैं, तो वो आपको बनवाना पड़ेगा। बट अभी पुराना लगा दो, और किसी के पास पुराना नहीं बना हुआ है तो आप डिक्लेरेशन फॉर्म लगा दो। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। पुराना लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिक्लेरेशन फॉर्म किस किस को लगाना है, डिक्लेरेशन फॉर्म सिर्फ उसको लगाना है जिसके पास में अभी कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है, और वो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट लेना है तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट करने हैं, या तो कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, और कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो डिक्लेरेशन फॉर्म लगा दो। तो उसको डिक्लेरेशन फॉर्म लगाना है जिसके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, और जिसके पास पुराना बना हुआ है तो वो पुराना लगा दे। ठीक है, इसमें लिखा है कि बाद में अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बना तो क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो बच्चे कैटेगरी तो ऑप्ट कर देते हैं और लेकिन बाद में कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बन पाते हैं किसी भी रीजन से, तो यार जनरल की तो उनकी रैंक आती है ना, उनकी जो जनरल रैंक थी उसके अकॉर्डिंग उनको कंसीडर कर लिया था काउंसलिंग के लिए। तो ऐसा नहीं है कि जेईई मेन का जो फॉर्म है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा, और आपने सर्टिफिकेट नहीं दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। अब ये तो अथॉरिटी डिसाइड करेंगे क्या होगा नहीं होगा, बट आप श्योर हो 100% तभी कैटेगरी ऑप्ट करें। ठीक है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई केस आया नहीं है इतने सालों में कि कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बना तो उस बच्चे को काउंसलिंग
से बाहर कर दिया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, फोटोग्राफ सिग्नेचर, फोटो नया खिंचवाएं, व्हाइट बैकग्राउंड रखें, उस पर नेम लिखवा लें और डेट रखवा लें जिस दिन आप खिंचवा रहे हैं अच्छे से, और उसको स्कैन करें, प्रॉपर अपलोड कर दें। सिग्नेचर के लिए भी मैं पहले से बता। ठीक है, आगे चलते हैं 12th एकेडमिक डिटेल्स में। इसमें अब जो बच्चे इंप्रूवमेंट दे रहे हैं उन्होंने बहुत ज्यादा ये पूछा है उनको पास्ट फिल करना है या पेयरिंग फिल करना है। अच्छा, ये मैं वीडियो में बता भी चुका हूँ और मैं कमेंट्स में भी बता चुका हूँ। इसमें आपको पास्ट फिल करना है। पास्ट क्यों फिल करना है मैं आपको बताता हूँ पहले से। देखिए, मैं इसमें पहले से ये बता चुका हूँ कि आपके पास में जो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी वो कंसिडर करते हैं काउंसलिंग में। ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है। जेईई एडवांस में भी करते हैं, जोसा की काउंसलिंग का जो बुलेटिन आता है उसमें भी मेंशन करते हैं, सब जगह करते हैं। तो आपकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस होगी वो कंसिडर करी जाएगी। अभी बच्चों में क्या कंफ्यूजन होता है कि मैंने पुरानी डिटेल सबमिट कर दी, यहाँ पे पास्ट मेंशन कर दिया जिसमें मेरे 75% नहीं है और मुझे पुरानी मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी तो मेरी वो कंसिडर कर लेंगे तो मैं कैसे एलिजिबल हूँगा। ऐसा नहीं होता है। मैं तो पिछले कई सालों से इस तरह से बच्चों को डिटेल सबमिट कर रहा हूँ, है ना। पहले भी तो बच्चे इंप्रूवमेंट का एग्जाम देते थे ना, ऐसे थोड़ी, क्योंकि हम ये कंफर्म कर चुके हैं पहले से। वो खुद ही ये बोलते हैं एनटीए वाले, पास्ट डिटेल सबमिट कर दो, पुरानी मार्कशीट लगा दो और कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे पास्ट फिल करें, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी मार्कशीट को स्कैन करके अपलोड करें, उसी के मार्क्स सबमिट कर दें। ठीक है, और फॉर्म फिल करें। अच्छा, कई सारे बच्चों ने ये पूछा है कि सर हमें वहाँ पे मेरे 6 सब्जेक्ट आ रहे हैं, मेरे 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं, कितने मार्क्स कैसे लिखने। तो देखिए आप यार 5 सब्जेक्ट लिख दो 500 में से, और जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं वो लिख दो, वहाँ पे मेंशन कर दो। ठीक है, बेस्ट जो सब्जेक्ट है वो मेंशन कर दो। ठीक है, जो आपकी परसेंटेज बनी है वो निकाल लो, आप कितनी बनी है उस अकॉर्डिंग जो टोटल मार्क्स है वो डाल दो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी ने 600 भी डाल दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। एंड में तो आपकी मार्कशीट ही वेरीफाई की जाएंगी ना, और उसमें आपकी डिटेल सही होनी चाहिए और परसेंटेज सही होनी चाहिए। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या डाल दिए, गलती हो गई तो हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। स्कूल पिन कोड, एरिया पिन कोड ही डालना है आपको वहाँ पे। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चों ने ये जरूर पूछा है कि उनके आधार में और 10th और 12th की मार्कशीट में नेम अलग है। तो देखिए ये चीज ध्यान रखें कि यार आपकी जो मार्कशीट में डिटेल्स है ना वही आप फॉर्म में फिल करें। आधार की डिटेल वेरीफाई नहीं करती, ये पहले होती थी 2-3 साल पहले। ठीक है, तो अभी आपकी जो मार्कशीट में डिटेल है एज इट इज वहाँ पे चेंज करें। आधार में जो डिटेल अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके आधार को आपको मैच नहीं करा जाएगा एग्जाम सेंटर पे कि आपकी इसमें सेम क्यों नहीं है। तो ठीक है, जो मार्कशीट में डिटेल है आपको वही फॉर्म में फिल करनी है। 10th और 12th की मार्कशीट है। ठीक है, आधार तो आपकी आईडी है और वो आप उसमें गलत है तो भी चलेगा, वो आप बोल सकते हैं कि भाई ये तो मैं चेंज कराऊंगा, गलती से इसमें नाम चेंज हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चल के बात करते हैं स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी डोमिसाइल के लिए। ठीक है, अब इसमें देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इशू है कि हमेशा जब जेईई का फॉर्म फिल करते हैं ना, लास्ट मतलब एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो उसमें क्या होता था कि स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए अलग से ऑप्शन होता था। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी मतलब जहाँ से आप 12th कर रहे हैं वो वाला। इस बार इन्होंने दिया नहीं है। इस बार इन्होंने फॉर्म में क्या लिख के दिया है कि ये निवास का राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्टेट यूटी ऑफ रेजिडेंस ये मेंशन किया। तो इसका मतलब तो ये होता है कि आप जहाँ के रहने वाले हैं वो सबमिट करें। ठीक है, बट कहीं ना कहीं बुलेटिन में इन्होंने एक चीज मेंशन कर रखी, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए इन्होंने बुलेटिन में क्या लिख रखा है, ये फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड इन्होंने बता रखा है, पर्टिकुलर टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन हो। इसमें इन्होंने देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है स्टेट यूटी फ्रॉम वेयर 12th इक्विवेलेंट फास्ट अपेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये उन्होंने मेंशन कर रखा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये यार यहाँ पे स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का जो स्टेट है वो मांग रहे हैं या रेजिडेंस का जो स्टेट है वो मांग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो आप यहाँ पे स्टेट ऑफ रेजिडेंस जो है सबमिट कर दीजिए। जो ये वाला ऑप्शन है मैं बताता हूँ आपको फॉर्म में कौन सा, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए आप जो रेजिडेंस है ना वो सबमिट कर दिए। आपका जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है ये यहाँ से कंसिडर कर लेंगे। कहाँ से कंसिडर करेंगे, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपका जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है ये कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, और आप चाहो तो अब यहाँ पे भी आपका अगर सेम ही है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी तो डाल दो। वैसे तो ज्यादातर बच्चों का स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी सेम ही होता है, जहाँ के वो रहने वाले हैं वहीं से 12th करते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो बाहर से करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन था, बाकी तो ज्यादा कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक है, चॉइस ऑफ सिटीज देखिए अब इन्होंने ये चीज इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन कर रखा है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में इन्होंने ये क्लियरली मेंशन कर रखा है। देखिए कि चॉइस ऑफ एग्जामिन सिटी डिस्प्लेस टू द कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन द परमानेंट एंड करस्पॉन्डिंग एड्रेस फिल्ड ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो तो आप एप्लीकेशन फॉर्म में परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस फिल करेंगे ना, उसी के बेसिस पे आपको जो है चॉइस ऑफ सिटी मिलेंगी। मतलब जो आपका एड्रेस आपने जिस स्टेट से दिया है उसी स्टेट के जो है आपको चॉइस ऑफ सिटी आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म में अवेलेबल होंगी, तो उसी अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे अपना आगे चलते हैं कि क्या सेशन 2 में सेंटर चेंज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल यार, मतलब अभी आपने कोई और सेंटर लिया आगे कर सकते हैं, क्योंकि अगला एप्लीकेशन फॉर्म तो अलग भरा जाएगा, उसके सेंटर अलग भरे जाएंगे, तो आप बिल्कुल उसमें जो है अपने सेंटर चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप जो है रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी से कुछ बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिए हैं, मतलब फॉर्म तो फिल कर ही दिए बच्चों ने, लेकिन गड़बड़ी हो गई। अब करेक्शन के लिए मैं आपको देखो कुछ चीजें बताता हूँ। बच्चों ने पूछा कि क्या करेक्शन कर सकते हैं, अभी करेक्शन होगा या
नहीं होगा, करेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, और मिस्टेक हो गई तो अब क्या करना चाहिए। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ कि अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें इन्होंने करेक्शन के लिए तो बिल्कुल मना कर दिया, कोई करेक्शन नहीं होगा। इन्होंने इस बात को एप्लीकेशन जो अपनी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन उसमें 2-3 जगह बताया। देखिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में इन्होंने ये क्लियर ही बोल दिया है कि भाई ना तो हम ईमेल के थ्रू या कैसे भी करेक्शन नहीं कंसिडर करेंगे किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो करेक्शन के लिए तो इन्होंने अभी तो मना कर रखा है। अच्छा मैं इसमें एक चीज बताना चाहता हूँ कि एवरी ईयर जब बुलेटिन आती है तो ये क्लियरली बोल ही देते करेक्शन तो नहीं होगा। हालांकि इस टाइम तो देखिए इन्होंने कम टाइम दिया है, मतलब लाखों बच्चे फॉर्म फिल करते हैं तो गड़बड़ियां तो होती हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 1-2 दिन के लिए करेक्शन विंडो तो आएगी। तो जो आपकी छोटी मोटी करेक्शन है वो आप कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान रखेंगे, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रखी हैं। देखिए कि इसमें नेम, मदर नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और सिटीज ऑफ चॉइस, ये चीजें जो है बस ध्यान रखें गड़बड़ ना हो, है ना। बाकी चीजें अगर आपकी कुछ गड़बड़ हो रखी है तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ये करेक्शन शायद करने भी नहीं देंगे, और ये सही होनी चाहिए क्योंकि इन्हीं चीजों को जो है काउंसलिंग के टाइम पर ये मैन चेक करते हैं, ठीक है। कैटेगरी क्या है, नेम, फादर मदर नेम क्या है, वो सारी चीजें, तो ये चीज ध्यान रखें। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ध्यान से अपलोड करें क्योंकि उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई आपने गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए तो भी हम जो है करेक्शन नहीं होने देंगे। तो फॉर्म में कितना भी टाइम लगाएं, आप ध्यान से फॉर्म को फिल करें, अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करके खुद अपलोड करें अपनी आंखों के सामने। भाई अगर साइबर कैफे से भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो, क्योंकि ये स्टिक हो गए तो हम क्या करेंगे। उन्होंने साफ मना कर दिया, पहले बुलेटिन में तो बोल ही दिया कि भाई आपका फॉर्म गलत हो गया, हम कुछ नहीं करेंगे। बट आपको तो करियर खराब हो जाएगा ना, तो आपको तो ये सोचना पड़ेगा कि मेरे को तो फॉर्म अच्छे से फिल करना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि गलती ना हो। आपको कहीं लगता है कि किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप पहले कहीं पूछ लें जो लोग जानते हैं इस बारे में, उसके बाद ही फॉर्म को आगे प्रोसेस करें। आप चाहे उसमें 5 दिन या 4 दिन डिले क्यों ना हो जाए, बट गलत फॉर्म फिल करने से तो बेटर है ना कि हम 5 दिन बाद फॉर्म फिल करें, ठीक है। क्योंकि मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा है कि जब वो गलत फॉर्म फिल कर देते हैं फिर महीनों तक उसके दिमाग में चलता रहता है मेरा फॉर्म गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, और उसका इफेक्ट उसकी स्टडी पड़ता है जहाँ उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें, अच्छे से फॉर्म फिल करें, सारी चीज़ों को देख के फॉर्म समझ के सबमिट करें, ठीक है। तो आई होप कि यार मैंने सारी चीज़ें जितने भी बच्चों ने पूछे उनके आंसर दे दिए। फिर भी आपको लगता है कि कोई और चीज़ें रह गई हैं तो आप हमें पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। ऑल द बेस्ट।